चलिए अब हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन वो वायसराय था जो बदनाम होकर इंडिया से गया है। उसकी उन्होंने जो कुछ अधिनियम लाए और उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट किए जिसके कारण आज हम उनको अच्छे वायसराय में नहीं गिनते हैं। हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा ये भारत के वायसराय थे जो 1876 से 1880 के बीच में रहते हैं। उसके बाद इनको बुला लिया जाता है, हो सकता था और टिक जाते, बुलाया जाता है किसके द्वारा? गेल्डस्टोन की जो लिबरल पार्टी है वो जब सत्ता में आती है तो इनको कहता है तुम आ जाओ, क्योंकि लिबरल पार्टी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि इनका काम लिबरल वाला नहीं था। लिबरल पार्टी ने लिबरल वायसराय भेजा लॉर्ड लिटन को इनके उत्तराधिकारी के रूप में। तो लॉर्ड लिटन की बात हम लोग कर रहे हैं और ये लोग जो लॉर्ड लिटन साहब हैं इनको एडवर्ड रॉबर्ट बुल्बर भी कहते हैं। ये इनका ओरिजिनल नाम है एल्बर्ट रॉबर्ट बुल्बर और ये ओवन मेड्रिथ के नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। जैसे बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह जफर के नाम से कविता लिखते थे ना, उसी तरह से साहित्य की दुनिया में इनको ओवन मेड्रिथ कहा जाता है। इसके बाद ये भारत में जब आए तो भारतीयों के साथ बड़ा चिढ़ था, भारतीय भाषाओं के से इनको बड़ा चिढ़ था। तो ये जब यहां पे आते हैं तो कुछ ऐसे नियम लेके आते हैं जिससे इनकी नजर में भारतीयों की क्या स्थिति है वो समझ में आ जाती है। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा, तो इसको कहते हैं हिंदी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, इसको कहा जाता है। इसमें यह हुआ कि जो नॉन इंग्लिश है, ध्यान से सुनिए, जो नॉन इंग्लिश है, इंग्लिश को छोड़ करके जो नॉन इंग्लिश है यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जितने भी लैंग्वेज हैं, जो हिंदी हो सकता है, बंगला हो सकता है, तमिल हो सकता है, उन पे ये लागू होगा और उनको सरकार चेक करेगी कि आप इसके अंदर कंटेंट पहले आपको चेक करवाना पड़ेगा, उसके पब्लिशर का नाम बताना होगा, जो भी आप छापोगे पहले सरकार के पास जमा करना होगा। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। यहीं पे आप एक फैक्ट देखोगे कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो निकाला जाता था, उस अमृत बाजार पत्र वो बंगला में निकलता था, लेकिन जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और अगला जो उसका अंक निकलता है वो इंग्लिश में निकल जाता है। आगे दूसरा ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये था आर्म्स एक्ट। लेकिन कौन? इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसमें केवल भारतीयों को टारगेट किया गया था। इसमें ये लाया गया है कि कोई भी भारतीय यदि शस्त्र रखेंगे तो उनको लाइसेंस लेना होगा। इसके पहले हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। ये लाइसेंस लाया गया और ये लाइसेंस केवल इंडियन पे लागू होता था। अगर अंग्रेज कोई शस्त्र रखना चाहते थे तो उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। ये काम किया। तीसरा, सिविल सर्विसेज के अंदर एज को कम किया। पहले जो एज था वो 21 था, इस 21 को 19 कर दिया। 21 साल में ही एग्जाम निकालना भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज की मुश्किल थी। वो भी तब जब कंपटीशन तो था ही, करप्शन बहुत अधिक था। तो कंपटीशन, करप्शन, इतना भेदभाव में एक भारतीय एग्जाम निकाल ले वही बड़ी बात है 21 साल में, और उसको कम करके 19 कर दिया गया। तो एक ये भी हुआ। इसके बाद इन्होंने शाही दरबार का, इनके टाइम में एक शाही दरबार का आयोजन होता है और वो कोई और नहीं बल्कि पहला शाही दरबार होता है 1877 में। कहां होता है? तो दिल्ली में होता है। यहां पे विक्टोरिया को कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था। इस टाइटल के लिए इसका आयोजन होता है। समय देखिए 1877। ये वो टाइम था जब अकाल का इंपैक्ट अपने पीक पर था, जिस समय अकाल में जो लोग फंसे थे उनकी मदद की जरूरत थी। उस दौरान ये शाही दरबार चला रहे थे, ठीक है। इसके बाद अकाल की बात करें तो इन्होंने एक अकाल आयोग का भी, स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, जिसके कारण इनको वापस बुलाया गया था, वो था इनका फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए। लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड थी, मेनली अफगानिस्तान से रिलेटेड था। और ये चाहते क्या थे इस फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत
कि ये जो हिंदुकुश वाला इलाका है ना, यहां तक अंग्रेजों का अपना अधिकार रहे। ये नहीं चाहते थे कि रसिया मध्य एशिया में जिस तरह से कर रहा है उसका इंपैक्ट अफगानिस्तान में दिखे। तो ये एक साइंटिफिक बाउंड्री बनाना चाहते थे और हिंदुकुश पर्वतमाला तक ब्रिटिश अधिकार में रहे या ब्रिटिश प्रभाव में रहे, ये चाहते थे। इसको लेकर इन्होंने अफगानिस्तान को लेकर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया। अब आगे क्या है, अब इसका असर हमने आपको पहले बताया कि रूसी प्रभाव को रोकना चाहते थे, जैसे रूसी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगह पे तेजी से फैल रहा था, तो वो अफगानिस्तान तक ना आ जाए। इसको लेकर उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप अपनाना शुरू किया। ये था कि लॉर्ड लिट्टन के पहले अफगानिस्तान के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि उनको पता है अफगानियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शुरुआत से लेकर आज तक अमेरिका ने भी हाथ डाला तो उसका हाथ जला ही है। अफगानियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। और नहीं मानकर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, जो शानदार निष्क्रियता की नीति चल रही थी उसको इन्होंने बदल दिया फॉरवर्ड पॉलिसी में। और इन्होंने वहां के अमीर जो होते हैं उनको शासक कहा जाता है। अफगानिस्तान के अमीर उस समय शेर अली थे, याद रखना। इस शेर अली को कहते हैं कि भाई साहब, हमारे ब्रिटिश रेजिडेंट को तुम अपने पास रखो। ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने का मतलब एक तरह से सब्सिडरी अलायंस के अंदर चले जाना, सहायक संधि एक्सेप्ट कर लेना टाइप की चीज है। शेर अली ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम कोई भी रेजिडेंट नहीं रखेंगे और हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे। अब इसको लेकर इनको चिढ़ मच गई। इन्होंने सोचा कुछ तूफानी करते हैं। इस तूफानी करने के चक्कर में इन्होंने छेड़ दिया लड़ाई। और एक कहानी है 1878 से 1880 के बीच में इन्होंने छेड़ दिया। अब हुआ ये कि जब शुरुआत लड़ाई से हुई तो अफगानी कितना ही टिकेंगे, शुरुआत में ये नहीं टिक पाए और 1879 में एक तरह से अफगानी सरेंडर करते हैं। और यहां एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है गंडमक की संधि। इसको गंडमक की संधि कहते हैं। और इस ट्रीटी से स्टार्टिंग में दिखा कि अफगानी सरेंडर कर रहे हैं, अंग्रेज की जीत हो रही है। लिट्टन बड़े खुश थे और उन्होंने अपने रेजिडेंट को रख दिया। इस गंडमक की संधि से रेजिडेंट रख दिया, लेकिन ये बस कुछ समय की बात थी। अफगानी फिर से वापस होते हैं और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और काबुल में जो रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, जिसका नाम है कैवनाड़ी, तो कैवनाड़ी को उन्होंने मार दिया और कहानी हो गई खत्म। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना शेर अली को, तो शेर अली कुछ समय के लिए शांत हुआ था, फिर उसके अंदर का शेर जगा। और नीति की विफलता और आलोचना की बात करें, ये काम वो उस समय कर रहे थे अफगानिस्तान में जब नहीं करना चाहिए था। स्थिति बहुत अधिक खराब थी और ये एक तो अफगानिस्तान में फंस गए जाके। उस लड़ाई में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, जिसको बाद में कवर करने के लिए और भी इन्होंने कुछ कुछ काम किया जो उल्टा ही इन पे पड़ गया। उस समय देश में अकाल की स्थिति थी और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद एक उदारवादी सरकार आती है गैल्वेस्टोन के नेतृत्व में। तो गैल्वेस्टोन साहब कहते हैं कि आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म। और 1880 में लॉर्ड लिट्टन को बुला लिया जाता है और इसकी जगह एक बहुत अच्छे वायसराय, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, इसकी सारी जो गलत पॉलिसी थी उसको उन्होंने समाप्त किया और एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी यादों के साथ वो यहां से गए और इंडियन भी उनको अच्छी यादों के लिए जानते हैं। ये था आपका लॉर्ड लिट्टन।